हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग में। आप देख रहे हैं हमारे साथ प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित और मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की एक श्रृंखला, जिसमें हमने अभी तक की प्राचीन भारत के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को संकलित किया अपने अध्यायों में। आज हमारा जो ये चैप्टर है, ये मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर से संबंधित आज का ये अध्याय शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर नए हैं तो हमारे चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। पहला प्रश्न जैसा कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, और इसमें जो हमने प्रश्नों को शामिल किया ये मध्यकालीन भारत के पूर्व मध्यकाल से संबंधित प्रश्न है। पूर्व मध्यकाल वो समय माना जाता है भारतीय इतिहास में जो 650 ईस्वी से 1206 ईस्वी का समय सीमा है। तो 650 ईस्वी से 1206 ईस्वी के बीच का जो काल है इसे मध्यकाल के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसे पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। उसमें 1206 के बाद से 1526 तक के शासन को उत्तर मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? तो विजय स्तंभ का निर्माण कराने वाले शासक का नाम राणा कुंभा था। प्रश्न नंबर 2, लिंगराज मंदिर की नींव यानी कि स्थापना किसने की थी? तो प्रश्न लिंगराज मंदिर की नींव जो डाली थी वो ययाति केसरी ने डाली थी। इनके द्वारा इस मंदिर की नींव डाली गई थी। सवाल नंबर 3, सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? जब 1025 ईस्वी में गजनी के शासक महमूद गजनवी ने भारत के मंदिर सोमनाथ पर आक्रमण किया, उस समय गुजरात का शासक कौन था? तो गुजरात का शासक उस समय भीमदेव प्रथम था। भीमदेव प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था। राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे माना जाता है या किसे कहा जाता है? तो राजस्थान के इतिहास का प्रणेता यानी कि जनक कर्नल टाड को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 5, हरिकेली नाटक के रचयिता कौन है? तो हरिकेली नाटक के रचयिता का नाम चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ या फिर विसलदेव के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ी मस्जिद की दीवारों पर अंकित हैं? तो वो हरिकेली नाटक है जिसके कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ी मस्जिद पर की दीवारों पर अंकित हैं, जो कि अजमेर में है, राजस्थान के अजमेर में है। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है? तो भुवनेश्वर और पुरी के जो मंदिर हैं उसमें नागर शैली हमें देखने को मिलती है। नागर शैली से ये मंदिर निर्मित हैं। प्रश्न नंबर 8, पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता थे? नरसिंह प्रथम के द्वारा कोणार्क का विशाल सूर्यदेव मंदिर का निर्माण कराया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था? तो भोज परमार जो था उत्तर मध्यकाल में भोज परमार को कविराज के नाम से जाना जाता है, कविराज के नाम से विख्यात था। सम्रांगण सूत्राधार का विषय क्या है? स्थापत्य शास्त्र। सम्रांगण जो सूत्राधार का विषय है वो स्थापत्य शास्त्र है। अगला प्रश्न है, उसकी मृत्यु से धारा, नगरी, विद्या और विद्वान तीनों ही निराशित हो गए। अद्धारा, निराधरा, निरावला, सरस्वती, पंडित, खंडिता सर्वे भोजराज दिवंगते। ये उक्ति किस शासक के संबंध में है? तो भोज परमार के शासक के संबंध में है। भोज परमार के संबंध में युक्ति कही गई कि उसकी मृत्यु से धारा, नगरी, विद्या और विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए थे। जब भोज परमार की मृत्यु हुई तो विद्या और विद्वान और धारा, नगरी इन सभी का ह्रास हुआ। निम्नलिखित में से शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर स्थित है? तो लिंगराज का प्रसिद्ध मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की थी? तो त्रिपक्षीय संघर्ष की सबसे पहले जो पहल की थी वो वत्सराज ने की थी। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस नदी में हुआ था? तो त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ जो हुआ था किस सदी में हुआ था? तो त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ 8वीं सदी में हुआ था, 8वीं शताब्दी में इसका संघर्ष हुआ था। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति कौन थी? तो वो राष्ट्रकूट थे। राष्ट्रकूट
शासक ऐसे शासक थे जिन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग भी लिया और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण भी किया। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का जो संस्थापक था वो गोपाल था। गोपाल को पाल वंश का शासक माना जाता है। पाल वंश की स्थापना गोपाल के द्वारा की गई थी। पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो पाल वंश की राजधानी जो थी मुंगेर थी, जिसे मुद्दगिरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक था वो दंतिवर्मन द्वितीय था, जिसे दंतिदुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी, तो राष्ट्रकूट वंश की जो राजधानी थी वो मालखंड थी। इसे मान्यखेत भी कहा जाता था और ये राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी। किस पाल शासक को गुजराती कवि सोडुढल ने उत्तरापद स्वामिन कहा? धर्मपाल ने इसे उत्तरापद स्वामिन कहा था, जो कि एक पाल शासक था। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूमा कहकर संबोधित किया? तो सुलेमान जो कि 9वीं सदी में भारत आया था, एक अरब यात्री था, उसने पाल साम्राज्य को रोमा के नाम से संबोधित किया है अपने लेखों में। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया सेन वंश ने। सेन वंश ने पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व अपने हाथों में ले लिया। सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो सामंत सेन था। सामंत सेन को सेन वंश का संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है, किसने कुलीन प्रथा कुलीनतावाद का आरंभ किया था? बल्लाल सेन। बल्लाल सेन ने जो था उसने कुलीनतावाद या कुलीन प्रथा की शुरुआत की थी सबसे पहले। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण जो देखने को मिलता है वो हमें कहाँ मिलता है? तो ये दिलवाड़ा में मिलता है। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है उसमें हमें जैन वास्तुकला के दर्शन होते हैं। जैन वास्तुकला का उदाहरण देखने को मिलता है। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय जो बिहार शरीफ नालंदा जिला का मुख्यालय बिहार का संस्थापक कौन था? तो गोपाल था। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का संस्थापक गोपाल था, जो कि पाल वंश का संस्थापक भी था। कल्हण द्वारा लिखित राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? तो 8 तरंग हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है कि कल्हण द्वारा रचित जो राजतरंगिणी है उसमें कुल कितने रंग हैं, कुल कितने तरंग हैं? तो कल्हड़ की राजतरंगिणी में कुल 8 तरंग हैं। किस पाल शासक को गुजराती कवि सोडुढल ने उत्तरापद स्वामिन कहा? धर्मपाल ने इसे उत्तरापद स्वामिन कहा था पाल शासक को। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम? धर्मपाल। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र की जो स्थापना की वो धर्मपाल के द्वारा की गई थी। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? जगन्नाथ मंदिर जो है या उड़ीसा राज्य में है, आधुनिक भारत का जो कि एक राज्य है। वो प्रथम भारतीय शासक कौन था जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त भी किया? तो भीमद्वितीय ऐसा प्रथम भारतीय शासक था जिसने मोहम्मद गौरी को युद्ध में परास्त किया था। किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रम या कत्यक तैलक्ष्माधर ने कल्पद्रम या कृतकल्प नामक विधि ग्रंथ की रचना की? तो गोविंद चंद्र ने विधि ग्रंथ की रचना की थी। किस पर स्वामित्व के लिए पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? तो वो कन्नौज राज था। कन्नौज राज एक ऐसा राज था जिसके लिए प्रतिहारों, पाल और राष्ट्रकूटों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किसने किया? तो इसका आरंभ जो था वो प्रतिहार शासकों के द्वारा किया गया और इसका अंत भी प्रतिहार राजवंश ने ही किया। किस विदेशी शासक ने गुर्जर वंश की अल गुर्जर एवं इस वंश के शासकों को बैरा कहकर पुकारा? अल मसूदी। अल मसूदी एक विदेशी यात्री था जिसने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुर्जर और इस वंश के शासकों को बैरा कहकर पुकारा है। गुर्जर वंश प्रतिहार वंश के शासकों को बैरा कहकर के अल मसूदी के द्वारा पुकारा गया। ये भी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? तो नागभट्ट प्रथम जो था वो गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक था। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात राज्य में स्थित है। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश की अल गुर्जर एवं इस वंश के शासकों को बैरा कहा? तो अल मसूदी ने गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों को बैरा कहकर पुकारा।
सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा था? तो ब्राह्मणों को जो था जजिया कर से पूरी तरीके से मुक्त रखा गया था। सबसे पहले भारत में जजिया कर जो लगाया गया वो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया जब उसने सिंध को जीता, और लेकिन इसमें ब्राह्मण वर्ग को जजिया कर से मुक्त रखा गया था। किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश के लिए आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया और यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूतों कुलों परमार, चालुक, सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ? तो वो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है। इस पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के आधार पर ऐसा माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर के महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के लिए यज्ञ किया था और उसी यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत परमार, चालुक, सोलंकी और प्रतिहार और चौहान का जन्म हुआ। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो भारत में पहली बार आक्रमण करने वाले जो मुस्लिम थे वो अरब थे। पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में किसने लिखा? चंद्रबरदाई ने। पृथ्वीराज रासो जो रचना है वो चंद्रबरदाई की। चंद्रबरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो उनकी एक महत्वपूर्ण कृति है जिसमें उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल और पृथ्वीराज चौहान के बारे में विस्तृत वर्णन किया है। वर्ष 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है कौन सा है? तो भुवनेश्वर लिंगराज का जो मंदिर है वो 11वीं सदी में निर्मित सभी मंदिरों में अपनी प्रधानता रखता है। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ जो है चित्तौड़गढ़ में स्थित है। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी थी? तो ये ज्ञानेश्वर के द्वारा मिताक्षरा नामक पुस्तक लिखी गई थी जो कि हिंदू विधि से संबंधित है। ब्लैक पैगोडा क्या है? ब्लैक पैगोडा कहाँ? तो ये कोणार्क में है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? तो कंदरिया महादेव मंदिर जो है, कंदरिया महादेव मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया? धर्मपाल के द्वारा सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया गया था। भारत में प्रथम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम, जो भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम। अजयपाल संस्थापक थे। अजमेर के किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद को संरक्षण मिला? किस शासक ने कालिंजर अजय के दुर्ग का निर्माण करवाया? धंगदेव। निम्नलिखित में से वो कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहा जाता है? त्रैकुटक संवत जो है ये कलचुरी संवत भी कहा जाता है। चंदावर का युद्ध जो कि 1194 में लड़ा गया किसके बीच हुआ? जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। किस प्रतिहार शासक ने आदि बराह की उपाधि धारण की? मिहिर भोज ने आदि बराह की उपाधि धारण की थी जो कि एक प्रतिहार शासक था। कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर हैं। इनको प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया। तो वो कौन शासक था? महेंद्रपाल प्रथम। महेंद्रपाल प्रथम जो कि एक प्रतिहार शासक था उसने राजशेखर को अपने राज्य में संरक्षण दिया जो कि कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता हैं। प्रतिहार स्वयं को लक्ष्मण का वंशज मानते थे और राम के प्रतिहार थे। 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें सामंती सरदारों ने चुना था। हिंदू विध की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता जीतू वाहन है। हिंदू विध की एक प्रसिद्ध पुस्तक जीतू वाहन भी है जिसके रचयिता प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग है जिसके रचयिता जीतू वाहन है। हिंदू विध की दूसरी पुस्तक मिताक्षरा है और एक दाय भाग है जिसके ऊपर हिंदू विधि से के बारे में विस्तृत वर्णन में मिलता है। किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की? बल्लाल सेन ने। कश्मीर पर लगभग 50 वर्ष तक शासन करने वाली रानी दिद्दा मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? तो ये लोहार वंश की राजकुमारी थी। कश्मीर पर लगभग 50 वर्ष तक शासन करने वाली राजकुमारी लोहार वंश की थी।
कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ओशनम स्मृति में सबसे पहली बार कायस्थों का एक जाति के रूप में उल्लेख मिलता है। कर्पूर मंजीर नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण प्रदान किया? महेंद्रपाल प्रथम ने संरक्षण प्रदान किया। प्रतिहार स्वयं को लक्ष्मण का वंशज मानते थे। 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल एक ऐसे शासक थे जिनको सामंती सरदारों ने चुना था। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये आबू पर्वत में स्थित है, जो कि जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म का प्रमुख धार्मिक स्थान है। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? तो चंदेल राजपूत जो थे, चंदेल राजपूतों के द्वारा खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया गया था। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का क्या नाम था? राणा रतन सिंह। तो रानी पद्मिनी का नाम जो था, रानी पद्मिनी के पति का नाम राणा रतन सिंह था। निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? लक्ष्मण सेन को। गोविंद के रचयिता जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? लक्ष्मण सेन की सभा को अलंकृत कर। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव जो थे वो लक्ष्मण सेन की सभा को अलंकृत किया करते थे। नैषेध चरित एवं खंडन खंड खाद के रचयिता श्रीहर्ष किस शासक के राजकवि थे? जयचंद्र के राजकवि थे। रामपाल चरित की रचना किसने की? संध्या कर नंदी ने की। हिंदुओं में ये दृढ़ विश्वास है कि अन्य कोई देश उनके जैसा श्रेष्ठ नहीं, कोई राजा उनके राजा के समान नहीं, उनके शास्त्रों के समान कोई शास्त्र नहीं। ये उक्ति किसकी है? तो ये अलबरूनी की है। ये अलबरूनी की उक्ति है। अलबरूनी जो कि एक मुस्लिम इतिहासकार था, जो कि मोहम्मद गजनवी के साथ में भारत आया था और यहाँ की सामाजिक राजनीतिक व्यवस्थाओं को देख करके उसने यहाँ के बारे में वर्णन किया है और उसी ने इसकी वर्णन किया कि हिंदुओं में ये दृढ़ विश्वास था कि अन्य कोई देश उनके देश जैसा श्रेष्ठ नहीं है, कोई राजा उनके राजा के समान नहीं है और उनके शास्त्रों के समान कोई शास्त्र नहीं है। तो ये उक्तियाँ जो हैं अलबरूनी की हैं। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, नए अध्याय के साथ, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के साथ।